तो चलिए शुरू करते हैं इस स्टोरी को। तो यह स्टोरी है आगरा की, जहां पर एक बहुत ही ज्यादा पैसे वाला परिवार रहा करता था। वह इतने ज्यादा पैसे वाला परिवार था कि हर कोई उनकी इज्जत करता था और किसी के अंदर भी उस परिवार के खिलाफ कुछ भी उनके सामने बोलने की हिम्मत नहीं होती थी। वह एक शाही परिवार था और लोग उनका बहुत मान सम्मान करते थे, क्योंकि जैसा सबको पता है कि आजकल के जमाने में तो पैसे की ही कदर होती है। जिसके पास पैसा होता है उसी की चलती है, इसीलिए हर कोई उस परिवार की बहुत इज्जत करता था। तो चलिए मिलते हैं उस शाही परिवार से। तो उस परिवार में 5 भाई थे। सबसे बड़े भाई का नाम था विजय, जो कि अपने सारे भाइयों और परिवार में सबसे बड़ा था और घर में सबसे ज्यादा उसी की चलती थी। घर का ज्यादातर बिजनेस भी वही देखता था। सारे भाइयों में सिर्फ विजय की ही शादी उस समय हो रखी थी, क्योंकि वो अपने भाइयों से करीब 10 साल बड़ा था, इसीलिए उसकी शादी पहले हो गई थी। और उसकी पत्नी का नाम था सुमति और उनके 2 बच्चे थे। एक 8 साल का लड़का जिसका नाम हरीश था और एक 5 साल का लड़का जिसका नाम अर्जुन था। क्योंकि विजय और उसके भाइयों में करीब 10 साल का अंतर था, इस वजह से विजय उनके भाइयों के लिए सिर्फ उनका बड़ा भाई ही नहीं, उनके पिता समान भी था। और चारों ही भाई विजय का बहुत ही मान सम्मान करते थे। तो चलिए अब आपको उन चारों भाइयों से भी मिलवाते हैं। तो चौथे भाई का नाम था आलोक, जिसकी उम्र 26 वर्ष थी। तीसरे भाई का नाम रवि था, जिसकी उम्र थी 21 साल। और बाकी दोनों भाइयों के नाम थे जीवन और नंदन। असल में जीवन और नंदन दोनों ही जुड़वा भाई थे, मतलब इन दोनों की उम्र एक ही थी और दोनों ही 17 वर्ष के थे। एक दिन विजय पंडित जी को घर में लेकर आता है और अपने छोटे भाई आलोक की शादी के बारे में पंडित जी से बात करने लगता है। तभी आलोक नीचे आता है और पंडित जी को वहां देखकर उनको को प्रणाम करता है और फिर अपने बड़े भाई विजय से पूछता है कि क्या हुआ भैया, आज पंडित जी को आपने यहाँ किस लिए बुलाया है। इस पर विजय बताता है कि तेरी शादी की उम्र हो गई है ना, इसीलिए तेरे लिए लड़की देख रहे हैं। पंडित जी से मैंने कुछ लड़कियों की तस्वीर मंगाई थी, तू इनमें से किसी को पसंद कर ले तो बात आगे बढ़ाए। इस पर आलोक थोड़ा डर जाता है और अपने बड़े भाई से कहता है कि भैया, इतनी जल्दी भी क्या है शादी की, और यह पंडित जी पता नहीं कैसी कैसी लड़कियां मुझे दिखाएंगे। अगर कोई गलत लड़की इस घर में आ गई तो हमारा पूरा परिवार तो बिखर जाएगा। इस पर विजय कहते हैं कि अरे ये पंडित जी, इन्होंने ही तो मेरी और सुमति की शादी करवाई थी। ये बहुत ही अच्छे पंडित हैं, ये तेरे लिए भी एक अच्छी ही लड़की ढूंढेंगे, तू फिक्र मत कर। अपने बड़े भाई की बात सुनकर आलोक बहुत परेशान हो जाता है और कुछ सोचते हुए अपने सर पर हाथ फेरने लगता है। और इसकी हरकत पर विजय समझ जाता है कि आलोक जरूर उससे कुछ छुपा रहा है। इसीलिए विजय आलोक से पूछता है कि क्या हुआ, तू इतना परेशान क्यों लग रहा है, कोई बात है तो बता। मगर आलोक उनसे कहता है कि नहीं नहीं भैया, कोई बात नहीं है, मैं सोच रहा था कि इतनी जल्दी कैसे सब मैनेज करूंगा मैं। विजय समझ जाता है कि आलोक उनसे कुछ छुपा रहा है, मगर उनके डर से कुछ बता नहीं पा रहा। इसीलिए विजय फिर से आलोक पर थोड़ा जोर देकर पूछते हैं कि अरे बताना क्या बात है, मुझे पता है कि तू कुछ छुपा रहा है। देख, अगर कोई भी बात है तो मुझे बता, मुझसे ऐसे डर मत। मेरे लिए सबसे पहले तुम लोग हो, उसके बाद कोई और तुम लोगों की खुशी ही मेरी खुशी है। मुझसे ऐसे कुछ भी छुपाकर मेरी भावनाओं का अपमान मत कर। अपने भाई की यह बात सुनकर आलोक आखिर बता ही देता है और उनसे कहता है कि भैया, दरअसल में मैं किसी और को पसंद करता हूँ। वह लड़की मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती थी और लड़की का नाम है चांदनी। हम दोनों 2 साल से एक साथ हैं। मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ भैया। अपने भाई की बात सुनकर विजय माथे पर शिकन के साथ कहता है कि वह सब तो ठीक है, मगर वह लड़की कितने पैसे वाली है, तुझे पता है ना हम कितने अमीर लोग हैं। देख, प्यार अपनी जगह है और सोसाइटी में अपना नाम बनाए रखना अपनी जगह। मैं नहीं चाहता कि कोई भी गरीब फटीचर घर की लड़की इस घर में आए। मैं चाहता हूं कि जो मेरी शानो शौकत है वो ऐसी ही बनी रहे। लड़की तू जो भी देख, मगर वह पैसे वाले घर से होनी चाहिए।
वरना तू भूल जा उस लड़की को। इस पर आलोक कहता है, अरे भैया, वह लड़की तो बहुत ही पैसे वाले घर से है, मतलब हमारे जितना तो नहीं, मगर वह बहुत अच्छे घर से है। उसके पापा ने उसके नाम पर करोड़ों की जमीन रखी हुई है और वह इकलौती लड़की है अपने घर में। कोई भाई बहन कोई नहीं है। शादी के बाद सब कुछ उसका हो जाएगा, यानी कि मेरा। आप बस कल चलना मेरे साथ उसके घर, मैं आपको उसका घर दिखाता हूं। अपने भाई की यह बात सुनकर विजय भी सोचने लगता है कि शायद वह लड़की बहुत ही पैसे वाली ही होगी, और वह उस लड़की के घर जाने को तैयार हो जाता है। और फिर अगले दिन आलोक विजय को लेकर चांदनी के घर जाता है, और घर वाकई बहुत ही खूबसूरत था, और उनके घर के बाहर ही 3-4 गाड़ियां खड़ी थी, और उनके घर आते ही 3-4 नौकर उनका स्वागत करने लग जाते हैं, और चांदनी का पिता उनको घर के अंदर लेकर आता है। इतने सारे नौकर, बाहर खड़ी 3-4 गाड़ियां और इतना सुंदर और बड़ा घर देखकर विजय तुरंत ही मान जाता है, और चांदनी के माता पिता से बहुत ही अच्छे से बात करता है। वह ऐसे ही कुछ देर आपस में बातें करते हैं, और थोड़ी ही देर में सब दोनों की शादी के लिए मान भी जाते हैं। और फिर चांदनी के माता पिता आलोक से उसकी कुंडली मांगते हैं और कहते हैं कि बेटा आलोक, तुम अपनी कुंडली मुझे भिजवा दो, हम तुम्हारी कुंडली देखना चाहते हैं। हम तुम्हारी और चांदनी की कुंडली मिलवाएंगे और देखेंगे कि तुम दोनों के कितने गुण मिलते हैं। आलोक चांदनी के माँ बाप की इस बात पर कहता है कि अरे अंकल, मैं तो अपनी कुंडली साथ ही लेकर आया हूँ। चांदनी ने ही मुझसे कहा था आप लोग मेरी कुंडली मांग सकते हो, इसलिए मैं साथ ही लेकर आ गया। फिर आलोक चांदनी के पिता को अपनी कुंडली देता है, और चांदनी के पिता पंडित जी को बुला लेते हैं, और फिर पंडित जी को चांदनी और आलोक की कुंडली दिखाते हैं। मगर जब पंडित जी आलोक की कुंडली देखते हैं तो वह बहुत हैरान हो जाते हैं और पूछते हैं कि यह कुंडली किसकी है। इस पर आलोक कहता है कि यह तो मेरी कुंडली है पंडित जी। क्यों, क्या हुआ? आप इतना हैरान क्यों रह गए मेरी कुंडली देखकर? क्या मेरी कुंडली में कुछ खराबी है? आलोक डरते हुए पंडित जी से पूछता है, और फिर पंडित जी आलोक से कहते हैं कि बिया, तुम्हारी कुंडली के अनुसार तुम्हारा जिस कन्या से विवाह होगा वह मर जाएगी। यह बात सुनकर वहां पर बैठे सारे लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं, और इस पर आलोक पंडित जी से कहता है कि यह कैसी बातें कर रहे हैं आप पंडित जी। फिर पंडित जी आलोक से कहते हैं कि यह मैं नहीं बल्कि तुम्हारी कुंडली बता रही है, और तुम्हारी कुंडली के अनुसार तुम्हारी पत्नी मर जाएगी। फिर विजय चांदनी के पिताजी को कहती है कि अरे भाई साहब, आप इन झोला झाप पंडितों की बात पर भरोसा मत करो, यह तो कुछ भी बोलते हैं। मेरे भाई की कुंडली में ऐसा कुछ भी नहीं है। मगर चांदनी के पिता इस पर विजय से कहते हैं कि यह पंडित जी बहुत पहुंचे हुए हैं, हमारे घर में इन्हीं के कहने पर सब कुछ होता है। आज मैं जो भी हूं इनके उपाय की वजह से ही हूं। इन्होंने ही मुझे बताया था कि मुझे अपने घर में क्या क्या करना चाहिए जिससे मैं पैसे वाला हो जाऊं। मेरे घर में जो भी होता है इनके कहे अनुसार ही होता है, और अगर यह कह रहे हैं कि आलोक की कुंडली के अनुसार उसकी पत्नी मर जाएगी, तो मैं अपनी बेटी को तुम्हारे घर बिल्कुल भी ब्याहने नहीं वाला। अरे चांदनी मेरी इकलौती बेटी है, समझे। मैं अपनी बेटी को ऐसे किसी कुएं में नहीं फेंकने वाला। आप अपने भाई को लेकर यहां से चले जाइए, मेरी बेटी आपके घर शादी नहीं करेगी। उनकी यह बातें सुनकर विजय पंडित जी से कहता है कि पंडित जी, क्या इसका कोई उपाय नहीं है? क्योंकि देखिए, मेरा भाई आलोक चांदनी से बहुत प्यार करता है, और मैं अपने भाई की खुशी चाहता हूं। आप कृपया करके इसका कोई उपाय बता दीजिए जिससे इन दोनों बच्चों का घर बस जाए। विजय की यह बात सुनकर सबको यही लग रहा था कि विजय कितना अच्छा है, जो इतना सब कुछ सुनाने के बावजूद भी अपने भाई आलोक के लिए अभी भी चांदनी का हाथ मांग रहा है। मगर असल में तो चांदनी का घर, गाड़ी और संपत्ति देखकर विजय चाहता था कि आलोक की शादी चांदनी से ही हो जाए, क्योंकि इससे चांदनी की जितनी भी संपत्ति है वह सब भी आलोक की हो जाएगी, और इसका फायदा विजय को भी मिलेगा। इसलिए वो यह सब झेल रहा था और नाटक कर रहा था, जिससे चांदनी के पिताजी को लगे कि आलोक का परिवार कितना अच्छा है, जो कितना पैसे वाला होने के बावजूद भी
अपने भाई की शादी चांदनी से करवाने के लिए इतनी मुशक्कत कर रहा है। और फिर चांदी के पिताजी पंडित जी से कहते हैं कि हाँ पंडित जी, अगर इसका कोई समाधान है तो बताइए, हम जरूर करेंगे। फिर पंडित जी कहते हैं कि ठीक है, अगर आप लोग यही चाहते हैं तो हाँ, इसका समाधान हो तो सकता है, मगर यह थोड़ा कठिन होगा। इस पर विजय पंडित जी से पूछता है कि कठिन मतलब क्या करना होगा? आप हमें बस उपाय बताइए, मैं अपने भाई का घर बसाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूं। आप बस बताएं कि क्या करना है। इस पर पंडित जी बताते हैं कि देखो, आलोक की कुंडली के अनुसार इसकी पहली पत्नी की मृत्यु हो जाएगी, तो आप ऐसा काम कीजिए, इसकी शादी पहले किसी और से करवा दीजिए। फिर जब उसकी मृत्यु हो जाएगी तब आप चांदनी से इसकी शादी करवा देना। पंडित जी की यह बात सुनकर वह सारे बहुत ही हैरान रह जाते हैं और सोचने लगते हैं कि क्या यह करना सही रहेगा। फिर विजय कहता है कि पंडित जी ने ठीक ही तो उपाय दिया है। इस पर चांदनी के पिताजी कहते हैं कि यह कैसी बातें कर रहे हैं आप? आखिर कौन सी लड़की ऐसे शादी करेंगी, यह जानने के बाद कि उसकी तो कुछ समय बाद मृत्यु हो जाएगी। फिर विजय कहता है कि ढूंढने से तो बहुत कुछ मिल जाता है, बस आप मुझसे वादा कीजिए, अगर मैंने यह काम कर दिया तो आप चांदनी की शादी आलोक से करवा देंगे। फिर चांदनी भी अपने पिताजी से कहती है कि पिताजी मान जाइए ना, मैं आलोक से बहुत प्यार करती हूँ। ये लोग जरूर किसी न किसी ऐसी लड़की को ढूंढ देंगे जिससे आलोक की शादी कर आलोक की कुंडली का यह दोष दूर हो जाएगा। फिर जब दोष दूर हो जाएगा तब तो मेरी और आलोक की शादी हो पाएगी ना। मैं इसी से शादी करना चाहती हूँ पिताजी। अपनी बेटी की जिद के आगे उसके पिताजी हार जाते हैं और इसके लिए हाँ करते हुए कहते हैं कि ठीक है, मगर आलोक की पहली शादी के बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि दुनिया मेरी बेटी को आलोक की दूसरी पत्नी के नाम से जाने, और अगर किसी को आलोक की पहली शादी के बारे में पता चला तो मैं आलोक की शादी चांदनी से नहीं करवाने वाला। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आलोक की पहली शादी के बारे में किसी को पता ना चल पाए। इस पर विजय कहता है कि अरे आप फिक्र मत कीजिए भाई साहब, मैं हूं ना, मैं इसकी शादी के बारे में किसी को पता ही नहीं लगने दूंगा। इसकी पहली शादी गुप्त रहेगी हमेशा। तो यहां पर यह बातें तय हो जाती है और फिर विजय आलोक के लिए कोई लड़की ढूंढने लगता है, मगर लड़की ऐसी जिसका कोई ज्यादा नाम पहचान ना हो, जिस लड़की को यह आराम से बेवकूफ बना पाए। मगर विजय को ऐसी लड़की मिल ही नहीं रही होती, क्योंकि उनकी जान पहचान में तो ऐसी कोई लड़की उनको नहीं मिल रही होती। फिर एक दिन एक बुजुर्ग आदमी उनके घर काम मांगने आता है। वह वहां पर बिल्कुल नया था। वह आदमी विजय से कहता है कि साहब, कोई काम हो तो बताइए, मैं यहाँ नया आया हूँ और काम की तलाश में इधर उधर भटक रहा हूँ। कृपया अगर आपके पास कोई काम हो तो मुझे बताइएगा। विजय उस आदमी से कहता है कि हाँ, यहाँ माली का काम खाली है, तुम चाहो तो यह कर सकते हो, कर लोगे ना ये काम? इस पर वह आदमी बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि जी मालिक की मैं कर दूंगा। फिर विजय उससे कहता है कि ठीक है, अपना नाम बताओ, नाम क्या है तुम्हारा? वह आदमी अपना नाम बताते हुए कहता है कि जी मालिक, मेरा नाम रामकिशोर है। फिर विजय कहता है कि तो रामकिशोर, कल से काम पर आ जाना, महीने के कुछ 2000 मिल जाएंगे तुम्हें। रामकिशोर इस पर बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि बहुत बहुत धन्यवाद मालिक, मैं दिल लगाकर काम करूंगा। और फिर वह ऐसा कहकर अपने घर चला जाता है और उसके घर पर उसकी बेटी रूपा उसके लिए खाना बनाई रखी होती है। और फिर रामकिशोर अपनी बेटी को उसके काम लगने की खुशखबरी देता है, मगर उसकी बेटी रूपा अपने पिताजी से कहती है कि पिताजी, आप इस उम्र में क्यों काम ढूंढ रहे हैं? मैंने कहा ना कि मैं कहीं पर झाड़ू पोछा में लग जाती हूँ, महीने के अच्छे खासे पैसे मिल जाएंगे उससे भी। मगर इस पर उसके पिताजी कहते कि नहीं बेटा, मुझे पैसे जोड़ने हैं और तेरी शादी करवानी है, तू कहीं काम नहीं करेगी, मैं अभी जिंदा हूं। मगर रूपा ने भी ठान लिया था कि वह भी जरूर काम करेगी और अपने पिता की मदद करेगी। रामकिशोर और रूपा के घर की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। रूपा की मां बचपन में उसको छोड़कर दुनिया से चली गई थी।
तब से रामकिशोर ने ही रूपा को पाल पोस कर बड़ा किया था। रूपा बाहर काम करना चाहती थी, मगर रामकिशोर रूपा को बाहर काम करने नहीं देते थे। रामकिशोर की बस एक ही इच्छा थी कि वह रूपा की शादी करवा दे। इसके लिए वह बहुत मेहनत भी कर रहा था। और वहां विजय अपने भाई आलोक के लिए कोई ऐसी लड़की ढूंढ रहा था जिससे वह उसकी शादी करवाकर उसकी कुंडली का दोष खत्म करे। मतलब जब उसकी पहली पत्नी मर जाए तब चांदनी से उसकी शादी करवा पाए। मगर उसको ऐसी लड़की मिल ही नहीं पा रही थी। फिर एक दिन रूपा उनके घर पर अपने पिताजी रामकिशोर से मिलने के लिए और उनको खाना देने के लिए उनके घर आती है। फिर रूपा जब उनकी हवेली देखती है तो सोचती है कि यहाँ के लोग तो बहुत पैसे वाले होंगे, क्या मालूम वह उसे भी किसी काम पर रख ले। अगर वह भी यहाँ पर काम करेगी तो उसके घर की आर्थिक स्थिति और अच्छी हो जाएगी, और वह अगर अपने पिताजी के साथ उनकी ही काम वाली जगह पर लग जाएगी तो इससे वह अपने पिताजी की भी देख रेख कर पाएगी। और फिर वह अपने पिताजी को खाना देने के बाद चुपके से उस हवेली के अंदर जाने लगती है, मगर वहां के नौकर उसको रोक लेते हैं। और फिर विजय वहां पर आ जाता है और कहता है कि यह सब क्या हो रहा है। इस पर वहां के नौकर विजय से कहते हैं कि साहब, यह लड़की घर में घुसने की कोशिश कर रही थी। और यह शोर सुनकर रामकिशोर भी वहां आ जाता है। वहां रूपा को देखकर हैरान रह जाता है और धीरे से उससे पूछने लगते हैं कि वह यहाँ पर क्या कर रही है। फिर रूपा अपने पिताजी से कुछ कहने ही वाली होती है कि विजय रूपा से पूछता है, कौन हो तुम और क्या चाहिए तुम्हें यहाँ पर। इस पर रूपा विजय से कहती है, नमस्ते साहब, मेरा नाम रूपा है। मैं यहाँ नौकरी की तलाश में आई हूँ, कृपया मेरी मदद करिए। अगर आपके पास कोई काम हो तो मुझे बताइए, मैं कर दूंगी। मगर इस पर रूपा के पिताजी उसे यहाँ पर काम करने से मना करने लगते हैं। मगर विजय रामकिशोर से कहता है कि अगर वो यहाँ काम करना चाहती है तो तुम उसे यहाँ पर काम क्यों नहीं करने दे रहे हो रामकिशोर। फिर रामकिशोर विजय से कहता है कि साहब, ये मेरी बेटी है और मैं नहीं चाहता कि ये बाहर काम करे। मैं कमा तो रहा हूँ, फिर उसे काम दो करने की क्या आवश्यकता है। और फिर रूपा अपने पिताजी से कहती हैं कि आवश्यकता है पिताजी, मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ। फिर विजय रूपा की तरफ देखता है और उससे कहता है कि देखो बेटा, अगर तुम्हें अपने पिताजी की मदद ही करनी है तो तुम यहाँ पर छोटे मोटे कामों में और नौकरों का हाथ बटा सकती हो, और मैं तुम्हें इसके बदले महीने में कुछ पैसे दे दिया करूंगा, जैसे कि 1000, ठीक है ना। रूपा यह सुनकर बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि जी साहब, बिल्कुल, मैं जो आप कहेंगे वह काम कर दिया करूंगी। और रूपा बहुत खुश होते हुए वहां से चली जाती है। फिर उसी रात को विजय आलोक को अपने कमरे में बुलाता है, और कमरे में आने के बाद आलोक विजय से कहता है कि भैया, आपने मुझे बुलाया। विजय कहता है कि हाँ आलोक, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है, बैठो। फिर आलोक विजय के साथ बैठता है और वह दोनों बात करते हैं। विजय आलोक से कहता है कि आलोक, आज जो लड़की आई थी रूपा, क्या तुमने उसको देखा? मतलब कि मैं सोच रहा हूं कि विजय थोड़ा रुक रुक के और थोड़ा हिचकिचाते हुए कहता है। और इस पर आलोक विजय से कहता है कि अरे भैया, आप इतना हिचकिचा क्यों रहे हो? जो भी बात है जरा खुलकर बताइए ना। फिर विजय आलोक कहा जाता है कि मैं सोच रहा हूं कि यह लड़की रामकिशोर की बेटी, जिसको हमने आज काम पर रखा था, यह कैसी रहेगी। इस पर आलोक कहता है कि किस चीज के लिए कैसी रहेगी भैया, आप क्या कहना चाहते हो, सब साफ साफ बताइए ना। फिर विजय आलोक से कहता है कि मैं यह कह रहा था कि यह रूपा कैसी रहेगी तेरे कुंडली का वो दोष हटाने के लिए। देख, ये लोग नए आए हैं यहाँ पर, मैं तो कहता हूं कि तू इस रूपा से ही शादी कर ले। हम तुम दोनों की शादी इतने गुप्त तरीके से करवाएंगे कि गांव में किसी को पता ही नहीं लगेगा कि तेरी और रूपा शादी हुई है। और तेरे दोष के हिसाब से जब उसकी मृत्यु हो जाएगी तब तू चांदनी से शादी कर लेना। अपने भाई की यह बातें सुनकर आलोक कहता है कि मगर भैया, इसके पापा ने सबको हमारी शादी के बारे में बता दिया तो। इस पर विजय कहता है कि अरे तू यह सब मेरे ऊपर छोड़ दे, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। आलोक भी अपने भाई की बातों में आ जाता है और रूपा से शादी करने को तैयार हो जाता है।
और फिर विजय अपनी चाल चलता है और वह होता है रूपा और उसके पिताजी को फंसाना। और फिर अगले दिन विजय रामकिशोर के पास जाता है और उससे कहता है कि अरे रामकिशोर, तुम्हारी बेटी जब से हमारे घर में आई है हमारी तो किस्मत ही चमक गई है। तुम्हें पता है मेरा भाई आलोक जिस प्रोजेक्ट को चाहता था वह उसे नहीं मिल रहा था, मगर जब से तुम और तुम्हारी बेटी के कदम हमारे घर पर पड़े हैं। क्या बात कर रहे हो साहब, कहाँ मुंह करीब की बेटी और कहाँ आपका भाई, यह तो संभव ही नहीं है। विजय फिर उससे कहता है कि अरे हम लोग अमीर गरीब नहीं देखते। देखो मैं तुमसे सीधी बात कहता हूं कि मैं चाहता हूं कि रूपा की और मेरे भाई आलोक की शादी हो जाए। मेरा भाई तुम्हारी बेटी से बहुत प्यार करता है और हम सबको भी रूपा बहुत पसंद है। मुझे तो लगता है कि रूपा से ज्यादा अच्छी लड़की मेरे भाई को मिल ही नहीं सकती। और तुम ये मत समझना कि मैं कोई मजाक कर रहा हूं तुम्हारे साथ। मैं सच में चाहता हूं कि मेरे भाई आलोक और रूपा की शादी हो जाए और इसीलिए मैं तुमसे यहां पर अपने भाई आलोक के लिए तुम्हारी बेटी रूपा का हाथ मांगने आया हूं। मुझे पता है कि यह तुम्हारे लिए थोड़ा मुश्किल होगा, इसीलिए कल तक तुम मुझे अपनी बेटी से पूछकर बता देना। मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगा। ऐसा कहकर विजय वहां से चला जाता है और रामकिशोर सोच में पड़ जाता है कि क्या सच में विजय का भाई रूपा को पसंद करता है और उससे शादी भी करना चाहता है। उसके अंदर बहुत से सवाल थे, मगर वह अंदर से बहुत खुश भी था, क्योंकि हर पिता अपनी बेटी के लिए अच्छा परिवार ही चाहेगा और वह तो वैसे ही बहुत अच्छा परिवार था रामकिशोर की नजर में। और फिर रामकिशोर ये बात अपनी बेटी रूपा को बताता है और कहता है कि बेटा, तेरे तो भाग्य खुल गए जो हमारे साहब के भाई को तू पसंद आ गई। मैं तो कहता हूं कि इस रिश्ते के लिए हां कर दे। मगर इस पर रूपा कहती है कि पिताजी, यह कैसे हो सकता है? वह तो कितने बड़े लोग हैं, आखिर वह मुझसे शादी क्यों करना चाहेंगे? मगर रामकिशोर कहता है कि अरे बड़े लोग हो तो क्या हुआ, तुझ में कौन सी कोई कमी है? देख, इसके लिए हां कर दे। वो लोग तो कुछ ले भी नहीं रहे दहेज में, और सच कहूं तो मुझे तो वो लोग शुरू से ही बहुत अच्छे लोग लगते हैं। बेटी उस घर में शादी करेगी तो राज करेगी राज। मैं तो कहता हूं शादी के लिए हां कर दे। फिर रूपा थोड़ा सोचने के बाद इस शादी के लिए हां कर देती है और फिर रामकिशोर यह खुशखबरी विजय को बताता है कि रूपा ने शादी के लिए हां कर दी है। और यह सुनकर विजय बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और फिर रामकिशोर से कहता है कि अरे वाह, मेरा भाई तो यह सुनकर बहुत ही खुश हो जाएगा। मगर फिर विजय थोड़ा उदास हो जाता है और विजय के चेहरे पर उदासी देखकर रामकिशोर उससे पूछता है कि आखिर वह उदास क्यों है। और रामकिशोर के पूछने पर विजय उसे बताता है कि दरअसल मेरे भाई की कुंडली में एक दोष है, और वह दोष है कि उसको अपनी शादी कम से कम 1 महीने तक छुपाए रखनी पड़ेगी। अगर उसकी शादी के बारे में किसी को भी 1 महीने से पहले पता चल गया तो उसकी जान को भी खतरा हो सकता है। इस पर रामकिशोर कहता है कि ये कैसी बातें कर रहे हैं आप इस तरह की बातों में विश्वास करते हैं? इस पर विजय कहता है कि अगर यह बात मेरे लिए होती तो मैं शायद नहीं मानता, मगर क्या करूं, मेरे सारे भाई ही मेरी जिंदगी है। अगर उनमें से किसी को कुछ भी हो गया तो मैं भी बच नहीं पाऊंगा। इसीलिए रूपा और आलोक की शादी के बारे में 1 महीने तक कृपया किसी को कुछ मत बताइएगा कि आलोक की शादी हो गई है। बस 1 महीने की ही तो बात है। और फिर रामकिशोर विजय की इन बातों में आ जाता है और कहता है कि कोई बात नहीं, अगर आलोक की जान का सवाल है तो हम कुछ भी करेंगे। आप फिक्र मत कीजिए, इनकी शादी के बारे में किसी को भी कुछ पता नहीं चलेगा 1 महीने तक। यह सुनकर विजय बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और रामकिशोर को गले लगा लेता है और शादी पक्की कर लेता है, और इसके साथ ही उसका प्लान भी सक्सेसफुल हो जाता है। और फिर कुछ समय बाद आलोक और रूपा की शादी हो जाती है। इनकी शादी बिल्कुल गुप्त तरीके से होती है, इसीलिए ज्यादा धूमधाम से शादी नहीं होती। रामकिशोर भी इनकी शादी के बारे में किसी को नहीं बताता, बल्कि अपने गांव में भी किसी को नहीं बताया। वो सिर्फ 1 महीना होने का इंतजार करता है। रूपा तो इस शादी से बहुत खुश थी, मगर उसकी यह खुशी ज्यादा समय तक की नहीं थी।
और ऐसे ही 2 हफ्ते बीत जाते हैं, मगर रूपा बिल्कुल ठीक थी। उसे कुछ भी नहीं हुआ था और कुछ दिन और ऐसे ही बीत जाते हैं, मगर रूपा अभी भी बिल्कुल ठीक थी। मगर चांदनी आलोक से बहुत गुस्सा हो जाती है और आलोक जब चुपके से चांदनी को फोन लगता है तो चांदनी उससे गुस्से में कहती है कि अब तुम्हें मुझसे बात क्यों करनी है? शादी करके तो तुम उस गवार के साथ बड़े मजे की जिंदगी जी रहे होगे। मगर आलोक चांदनी को शांत करते हुए कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है चांदनी, तुम्हें तो पता ही है मेरी कुंडली दोष के बारे में। यह सब तो मैं तुम्हारे लिए ही कर रहा हूं और तुम हो कि मेरे ऊपर ही शक कर रही हो। इस पर चांदनी गुस्से से कहती है कि तुम्हें तो 2 हफ्ते हो गया है साथ में, मगर उसको तो कुछ नहीं हुआ। देखो, अब बस 1 हफ्ता और मैं इंतजार करूंगी। अगर फिर भी उसको कुछ नहीं हुआ तो तुम मुझे हमेशा के लिए भूल जाना। मैं भी कहीं और शादी कर लूंगी। अपने माँ बाप भाई इस गवार को तो कुछ नहीं हो रहा, मगर लगता है कि इसकी वजह से चांदनी और मेरा रिश्ता जरूर टूट जाएगा। उसने मुझसे कहा है कि अगर 1 हफ्ते के अंदर रूपा को कुछ नहीं हुआ तो वो मुझे छोड़ देगी और अपने माँ बाप के पसंद के किसी लड़के से शादी कर लेगी। अब आप ही बताओ कि मैं क्या करूं? विजय इस पर आलोक से कहते हैं कि तुम फिक्र मत करो आलोक, तुम्हारी कुंडली के दोष के हिसाब से तुम्हारी पहली पत्नी की मृत्यु तय है। फिर आलोक गुस्से में विजय से कहते हैं कि मगर उसे तो कुछ भी नहीं हो रहा। कहीं ऐसा ना हो कि यह सब झूठ हो और मुझे अपनी पूरी जिंदगी इस गवार के साथ ही बितानी पड़ जाए। आप कुछ तो करो। फिर विजय भी सोचता है कि अगर ऐसा ही हो गया तो चांदनी जैसी इतने पैसे वाली लड़की उनके हाथ से निकल जाएगी और जब सबको पता चलेगा कि आलोक ने रूपा जैसी गरीब और ग्वार लड़की से शादी की है तो पूरे समाज में उनकी थू थू हो जाएगी। फिर वह थोड़ा सोचने के बाद आलोक से कहता है कि अगर तुम्हारी कुंडली के हिसाब से तुम्हारी पहली पत्नी का मरना तय है तो अब हम इसे सच करेंगे। आलोक इस पर विजय से पूछता है कि क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। फिर विजय आलोक से कहता है कि हम बस 5 दिन और इंतजार करेंगे। अगर फिर भी रूपा को कुछ नहीं हुआ तो हम खुद उसे मार डालेंगे। विजय की यह बात सुनकर आलोक बहुत चौंक जाता है और कहता है कि कैसी बातें कर रहे हो भैया? क्या हम खुद से रूपा की हत्या कर देंगे? विजय कहता है कि जब उसका मरना तय ही है तो हम यह काम खुद से ही कर देते हैं, तुम बस मेरा साथ देना। फिर आलोक भी विजय की बात मान लेता है और ये दोनों एक खतरनाक प्लान बनाते हैं रूपा को इस दुनिया से भेजने के लिए। मगर पहले वह दोनों 5 दिन और रुक कर देखते हैं कि रूपा को कुछ होता है कि नहीं, मगर फिर भी रूपा को कुछ नहीं होता और फिर यह दोनों अपने खतरनाक प्लान को अंजाम देते हैं। और फिर एक रात विजय रूपा के खाने में जहर मिला देता है और आलोक रूपा को खिला देता है और फिर विजय आलोक के कमरे में उससे बात करने के लिए आता है और वहां आकर विजय आलोक से कहता है कि तो काम हो गया क्या? इस पर आलोक कहता है हाँ काम हो गया, मैंने रूपा को खाना खिला दिया है और कुछ ही देर में वह भगवान को प्यारी हो जाएगी। और फिर विजय आलोक से पूछता है कि तुमने जहर की बोतल कहाँ रखी? उसको कहीं फेंक आओ इससे पहले कि वह किसी को मिल जाए और हमारे ऊपर का शक आ जाए। और फिर आलोक इस पर कहता है कि अरे हाँ, वह जहर की बोतल तो मैं भूल ही गया, वह अभी भी किचन में ही होगी, मैं जल्दी से जाकर उसे फेंक कर आता हूँ। ऐसा कहकर आलोक किचन की तरफ जा ही रहा होता है कि रूपा वो जहर की बोतल साथ लिए कमरे में आती है और रोते हुए कहती है कि क्या आपने मेरे खाने में जहर मिलाया है? और उसको देखकर विजय और आलोक बहुत डर जाते हैं। और फिर रूपा उन दोनों से कहती है कि आलोक जी और जेठ जी, मैंने आप दोनों की सारी बातें सुन ली, आप दोनों मुझे क्यों मारना चाहते हो? विजय भी निडर होकर सब कुछ बताने लगता है और रूपा से कहता है कि हाँ रूपा, हमने ही तुम्हारे खाने में जहर मिलाया है क्योंकि अब तुम हमारे किसी काम की नहीं रही। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी जैसी गरीब फटीचर के साथ अपने भाई की शादी करवाऊंगा? तो तुम बहुत बड़ी गलतफहमी में जी रही हो। मैंने तुमसे अपने भाई की शादी इसीलिए करवाई थी क्योंकि इसकी कुंडली में एक दोष है और उस दोष के मुताबिक उसकी पहली बीवी मर जाएगी और यह किसी और से प्यार करता है।
और उसको बचाने के लिए ही हमने इसकी शादी तुमसे करवा दी, ताकि तुम्हारी मृत्यु के बाद यह अपनी प्रेमिका चांदनी से शादी कर पाए। मगर शादी के 1 हफ्ते बाद भी तुम्हें कुछ नहीं हो रहा था, और इसीलिए हमने तुम्हें जहर दे दिया ताकि तुम हमारे रास्ते से हट जाओ। विजय की बातें सुनकर रूपा फूट फूट कर रोने लगती है, मगर फिर धीरे धीरे उसकी जान जाने लगती है और वह उन दोनों के सामने ही तड़पने लग जाती है। मगर वह दोनों उसे देखकर जोर जोर से हंस रहे होते हैं, और फिर रूपा गुस्से से उनको कहती है कि तुम लोगों ने अपने स्वास्थ्य के लिए मेरी जान ले ली। मेरी भी बात सुन लो, अब मैं इस घर में किसी भी आदमी को जीवित नहीं रहने दूंगी। अब इस घर में जिसकी भी शादी होगी उस आदमी की पत्नी को खुद अपने हाथों से मार देगी। यह मेरा इस घर को श्राप है। अब इस घर में सिर्फ मातम छाएगा, सिर्फ मातम। ऐसा कहकर रूप फुट फुट के रोती है और धीरे धीरे करके उसके प्राण चले जाते हैं। मगर वह दोनों दुष्ट भाई सिर्फ हंस रहे होते हैं। और फिर विजय कहता है कि तुम्हारे जैसों का श्राप हमें नहीं लग सकता, और ऐसा कहकर विजय जोर जोर से हंसने लग जाता है। रूपा की मौत के बारे में जैसे ही उसके घर के लोगों को पता चलता है, सब पूछने लगते हैं कि इसको आखिर हुआ क्या था। मगर विजय और आलोक सभी से यही झूठ कहते हैं, जैसा आलोक की कुंडली में था कि उसकी पहली पत्नी मर जाएगी। उनकी वह कुंडली सच हो गई और रूपा अब नहीं रही। विजय और आलोक किसी को यह नहीं बताते कि असल में उन दोनों ने ही उसको मार डाला। जब यह खबर रूपा के पिताजी को पता चलती है तो वह विजय और उसके परिवार पर बहुत गुस्से होने लग जाते हैं और उनसे कहता है कि तुम ही लोगों ने मेरी बेटी को मारा है। मगर विजय और आलोक तो अब रामकिशोर को घर में घुसने तक नहीं दे रहे थे, और जब रामकिशोर ने इंसाफ के लिए पुलिस का दरवाजा खटखटाया तो वहां पर भी उसकी बात किसी ने नहीं मानी, क्योंकि विजय के परिवार वाले आखिर अपने घर की नौकरानी से अपने भाई की शादी क्यों करवाएंगे। और जब पुलिस रामकिशोर से सबूत मांगती है कि उसकी बेटी और आलोक की शादी हुई थी, इसका उनके पास कोई सबूत है या नहीं, तो रामकिशोर को याद आता है कि उनकी शादी बिल्कुल गुपचुप तरीके से करवाई गई थी। इसीलिए उनके पास कोई भी सबूत भी नहीं होता कि रूपा की शादी आलोक से हुई थी। इसीलिए कोई उसकी बात नहीं सुनता और विजय पूरे गांव में यह बात फैला देता है कि यह पागल हो चुका है अपनी बेटी के गम में, इसीलिए अजीब अजीब सी बातें कर रहा है। और ऐसा कह विजय रामकिशोर से गांव ही छुड़वा देता है। और फिर कुछ दिनों बाद आलोक और विजय चांदनी के घर जाते हैं, आलोक और चांदनी की शादी की बात करने के लिए। और वादे के अनुसार चांदनी के पिता शादी के लिए मान जाते हैं, और फिर कुछ दिनों में आलोक और चांदनी की शादी हो जाती है। और जैसे ही चांदनी शादी करके आलोक के घर में प्रवेश करती है, तो जब वह घर प्रवेश की रस्म के लिए लौटा अपने पैर से गिराती है तो लौटे में से चावल की जगह खून बहने लगता है। और यह देखकर वहां पर मौजूद सब लोग डर जाते हैं। मगर विजय सबको जैसे तैसे शांत करता है और फिर चांदनी और आलोक को उनके कमरे में भेज देता है। फिर कमरे में जाकर चांदनी बहुत ही अजीब सा व्यवहार करने लगती है। उसने घूंघट ले रखा था, मगर उसकी आवाज बहुत बदली बदली सी लग रही थी। और फिर जब आलोक चांदनी का घूंघट उठाता है तो वह डर के मारे कांप जाता है, क्योंकि घूंघट में चांदनी नहीं बल्कि रूपा की आत्मा थी, जो बहुत ही भयानक लग रही थी। उसकी आंखें लाल थीं, जिसमें से लाल आंसू भी बह रहे थे। और रूपा को देखकर आलोक डर के मारे कांपने लगते हैं और कहता है कि रूपा तुम। फिर रूपा एक भयानक आवाज के साथ कहती हैं कि भूल गए क्या मुझे इतनी जल्दी? याद है मैंने कहा था कि अब इस घर में सिर्फ मातम छाएगा। रूपा की ये बात सुनकर आलोक रोते हुए रूपा से माफी मांगता है, मगर रूपा उसको जोरदार थप्पड़ जड़ती है और कहती हैं कि माफ कर दूं तुझे? ऐसे कैसे माफ कर दूं? तुम लोगों ने मुझे जहर देकर मार दिया और मेरे पिताजी को पूरे गांव में पागल करार कर दिया। तुम लोगों को मैं बिल्कुल भी माफ नहीं करने वाला। ऐसा कहकर रूपा आलोक का गला पकड़ लेती है और उसको अपने हाथ से गले के बल ऊपर उठा लेती है और फिर जोर से उसे पटक देती है, जिससे आलोक लहूलुहान हो जाता है। और फिर भी वो रूपा से उसे बख्श देने के लिए गिड़गिड़ाने लगता है, मगर रूपा फिर से उसे गले के बल उठा लेती है और इस बार उसे खिड़की से नीचे फेंक देती है।
और आलोक की चीखने की आवाज और उसके नीचे गिरने की आवाज से घर के सारे लोग दौड़े दौड़े नीचे आ जाते हैं। और आलोक का यह हाल देखकर घर के लोगों का बुरा हाल हो जाता है और फिर सारा इल्जाम चांदनी के ऊपर आ जाता है कि चांदनी ने ही यह किया है, क्योंकि वहां कमरे में चांदनी के अलावा और कोई नहीं था आलोक के साथ। मगर विजय समझ जाता है कि यह काम चांदनी का नहीं बल्कि रूपा का है। मगर वह किसी को कुछ नहीं बताता, क्योंकि उसको पता था कि उससे वह फंस सकता है। इसलिए वह अपने भाई की मौत के बाद भी इस बात को राज ही रखता है और पुलिस चांदनी को गिरफ्तार कर लेती है। वहां चांदनी सभी से कहती है कि उसने तो कुछ भी नहीं किया, मगर कोई भी उसकी बात का भरोसा नहीं करता। विजय के घर में अब शोक छा गया था और ऐसे ही 5 साल भी बीत जाते हैं। आलोक की मौत का गम अभी भी सबके दिलों में था, मगर सबने सोचा कि अब आगे बढ़ा जाए और उनके घर में अब रवि की शादी की बात चलने लग जाती है और विजय को एक बहुत ही ज्यादा बड़े घर की लड़की भी मिल जाती है रवि के लिए, जो कि दहेज में उन्हें करोड़ों रुपए देने को तैयार थे। और वह लड़की थी मेघा और उसको भी रवि बहुत पसंद होता है। और फिर उनके घर में शादी की तैयारी शुरू हो जाती है, मगर शादी की कोई भी रस्म अच्छे से नहीं हो पाती। मगर वहां पर किसी को भी शादी से नहीं बल्कि दहेज से मतलब था, इसलिए वह इन सब बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और मेघा और रवि की शादी करवा देते हैं। और मेघा जब रवि के घर शादी करके आती है तो वही भयानक घटनाएं होने लग जाती हैं, जैसे गृह प्रवेश के दौरान लौटे में से खून निकलना और कोई भी रस्म ठीक से नहीं हो पाना। मेघा को यह सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था, मगर बाकी के परिवार वाले उसे समझाते हैं कि वह इन सब पर ज्यादा ध्यान न दे, क्योंकि यह सब महज एक इत्तेफाक हो सकता है। फिर मेघा भी इन बातों पर ध्यान नहीं देती और फिर रवि के साथ उसके कमरे में चली जाती है। और वहां जाते ही मेघा भी अजीब अजीब सी हरकतें करने लग जाती है। वह अपनी गर्दन बहुत ही ज्यादा अजीब तरीके से मोड़ने लग जाती है और उसको ऐसी अजीब हरकतें करते देख रवि बहुत डर जाता है और उससे पूछता है कि मेघा, यह तुम्हें क्या हो गया है? तुम ठीक तो हो ना? मैं किसी को बुलाऊं क्या? मगर फिर मेघा अपना घूंघट ऊपर उठाती है और वह मेघा नहीं बल्कि रूपा होती है, जो ऐसे ही लाल आंखें और लाल आंसू लिए उसकी तरफ बहुत ही भयानक तरीके से देख रही होती है। और उसका ऐसा भयानक चेहरा देखकर रवि का चेहरा पीला पड़ जाता है और वह डरते हुए कहता है कि भाभी आप। और फिर रूपा हंसते हुए कहती है कि हाँ देवर जी, यह मैं ही हूं। अब आप सोच रहे होंगे कि आपकी पत्नी मेघा की जगह मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, तो मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ आपको मारने आई हूँ। उसकी यह बात सुनकर रवि के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वह डरते हुए कहता है कि मगर मुझे आप क्यों मारना चाहती है? मैंने क्या किया है? फिर रूपा उसको कहती है कि मेरी आत्मा तुम्हारे घर में भटक रही है। जब तक मुझे इंसाफ नहीं मिल जाता मैं तुम्हारे घर में कोई भी खुशी नहीं आने दूंगी। मेरा श्राप है इस घर को कि इस घर के सारे आदमी जो भी शादी करेगा अपनी पत्नी द्वारा ही मारा जाएगा, इसीलिए अब तुम्हें भी मरना पड़ेगा। उसकी यह बात सुनकर रवि कमरे से बाहर भगाने के लिए दौड़कर दरवाजे की तरफ जाता है, मगर रूपा झटके से दरवाजा बंद कर देती है और अपना हाथ लंबा करके रवि की गर्दन पकड़ लेती है और उसे घसीटते हुए अपनी तरफ ले आती है और उसको भी बाहर खिड़की से वैसे ही नीचे फेंक देती है जैसे उसने आलोक को फेंका था। और जब सब रवि को देखते हैं तो फिर से वही नजारा सामने आता है जैसा आलोक के साथ हुआ था। यह देखकर विजय बुरी तरह से डर जाता है, क्योंकि अब तो उसको यकीन हो गया था कि यह सब कोई नहीं बल्कि रूपा की आत्मा ही करवा रही है। मगर जेल न जाने के लिए वह अभी भी अपना मुंह बंद ही रखता है और पुलिस इस बार मेघा को पकड़ के ले जाती है। जैसा चांदनी के साथ हुआ वहीं इस बार मेघा के साथ हुआ। मगर इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी विजय किसी को कुछ नहीं बताता और उनके घर में फिर एक और बार शोक छा जाता है। अब उनका परिवार पूरी तरह से डर गया था, इसलिए विजय की पत्नी ने कहा कि उनको इस घर में कोई हवन करवाना चाहिए और किसी पंडित से पूछना चाहिए कि उनके घर में यह क्या हो रहा है। मगर विजय इन सब चीजों के लिए मना करने लग जाता है और घर में कोई हवन या पूजा नहीं करने देता,
क्योंकि उसका पता था कि पंडित जी जरूर सब कुछ बता देंगे कि यह सब रूपा की आत्मा बदला लेने के लिए कर रही है। इसलिए वो हवन या पूजा के लिए मना कर देता है और सबको उनकी बात माननी पड़ती है, क्योंकि उनके घर में विजय की सबसे ज्यादा चलती थी। मगर इन सब से जीवन और नंदन इतना ज्यादा डर गए कि उन दोनों ने ठान लिया कि वह दोनों तो शादी ही नहीं करेंगे, क्योंकि उनके घर में जो भी शादी कर रहा था उसकी मृत्यु हो रही थी। इसीलिए वह दोनों कुंवारे ही रहते हैं। और ऐसे ही और समय बीत जाता है और इस बात को अब 20 साल हो चुके थे और उनके घर में शादी की शहनाइयां उन घटनाओं के बाद से बजी ही नहीं। और विजय को भी लगता है कि शायद से रूपा की आत्मा उन 5 भाइयों के पीछे पड़ी है, इसीलिए अब बाकी के दोनों भाई शादी ना ही करें तो ही सही है। फिर ऐसे ही एक दिन पंडित जी घर में आते हैं और उनको देखकर विजय और घर के बाकी लोग उनका स्वागत करते हैं। और फिर विजय उनसे पूछता है कि वह आज अचानक से यहाँ कैसे आ गया। इस पर पंडित जी उन्हें बताते हुए कहते हैं कि मैं यहाँ पर हरीश के लिए रिश्ता लेकर आया हूँ। जैसा कि आपको पता ही है कि हरीश की अब शादी की उम्र हो गई है और लड़की बहुत ही अच्छे घर से है। लड़की का नाम पाखी है। लड़की के पिता का खुद का बिजनेस है। उसके पिताजी मुझसे कोई अच्छा लड़का ढूंढने के लिए कह रहे थे। फिर मुझे याद आया कि अपने हरीश की भी तो शादी की उम्र हो गई है, इसलिए मैंने सोचा कि आपको इस बारे में बता दूं। बाकी आपकी मर्जी, पर मैं आपको लड़की दिखा देता हूं। फिर पंडित जी सबको लड़की का फोटो दिखाते हैं और विजय को लड़की बहुत पसंद आती है अपने बेटे हरीश के लिए। वैसे भी हरीश की शादी की उम्र हो गई थी और बहुत समय से उनके घर में कोई जश्न भी नहीं हुआ था, इसलिए वह सोचता है कि हरीश की शादी करवा ही दी जाए। वैसे भी हरीश की शादी की उम्र हो गई थी, मगर विजय की पत्नी सुमति बोलती है कि मुझे तो अब घर में शादी विवाह के नाम से ही डर लग गया है। आपने देखा नहीं कि आपके दोनों भाइयों का क्या हाल हुआ। अगर हरीश का भी यही हाल हो गया तो। मगर विजय को लगता है कि रूपा सिर्फ उसके भाइयों से बदला लेना चाहती थी और वह उसके बच्चों को कुछ नहीं करेगी। इसलिए वो सुमति को समझाता है और कहता है कि अरे, क्या तुम इतनी पुरानी बात को लेकर बैठ गई हो? इस बात को तो 20 साल हो चुके हैं और क्या हम डर से अपने बच्चों की शादी ही नहीं करवाएंगे? उसे कुछ नहीं होगा, मैं कह रहा हूं ना। और तुमने देखा नहीं वह लड़की कितने अमीर परिवार से है। मैं तो यह शादी करवा कर ही रहूंगा। सुमति भी अब ज्यादा कुछ नहीं बोल पाती और विजय की हां में हां कर देती है और हरीश की और पाखी की शादी की तैयारी शुरू हो जाती और बड़े ही धूमधाम से दोनों की शादी भी हो जाती है। मगर इस बार भी वही सब होता है जो आलोक और रवि की शादी में हुआ था। और यह देखकर सुमति बहुत डर जाती है और विजय से बात करने के लिए एक अकेली जगह पर ले जाकर उससे कहती हैं कि देखो जी, जो आलोक और रवि की शादी में हुआ था वही मेरे बेटे के भी साथ हो रहा है। अगर हरीश के साथ भी वही हो गया तो। अब तो विजय भी थोड़ा डर रहा होता है कि तभी वह देखता है कि पाखी कमरे में जा रही होती है और फिर विजय पाखी को आवाज लगता है और उससे कहता है कि बेटा, तुम कमरे में मत जाओ। अपने ससुर की आवाज सुनकर पाखी सीढ़ियों से नीचे आती है और अपने ससुर से बात करने लगती है और कहती है कि क्या हुआ पापा, आपने मुझे ऊपर जाने से क्यों रोक दिया? फिर विजय पाखी को कहता है कि देखो बेटा, मैं तुमसे यह कैसे कहूं। इससे पहले कि विजय पाखी को कुछ भी कहता, हरीश के चिल्लाने की और खिड़की से किसी को नीचे फेंकने की आवाज आती है। आवाज सुनते ही सारे लोग दौड़े दौड़े जाते हैं और वही होता है जिसका सबको डर था। हरीश को किसी ने खिड़की से नीचे फेंक दिया था और उसकी हालत बहुत ही खराब थी। फिर हरीश को तुरंत अस्पताल लेकर जाया जाता है और किस्मत से हरीश बच भी जाता है, मगर उसको बहुत गहरी चोट आई थी और वह कोमा में होता है। सबका रो रो के बुरा हाल था। सारे सोचने लगते हैं कि जब पाखी कमरे में गई ही नहीं तो आखिर हरीश के साथ ऐसा किया तो किया किसने? मगर विजय तो सब समझ गया था कि रूपा की आत्मा अभी भी उन्हें परेशान कर रही है और पहले उसने उसके भाइयों की जान ली और अब उसके बेटों के पीछे पड़ गई है। और इसीलिए गुस्से में वह एक बाबा को चुपके से फोन करता है और उनको सब कुछ बता देता है
और उनको रूपा की आत्मा से छुटकारा पाने के लिए कहता है। फिर बाबा उनको कहते हैं कि वह एक पूजा करवाएंगे और रूपा की आत्मा को बुलाने का प्रयास करेंगे। विजय इसके लिए मान जाता है, मगर वह यह काम अकेले ही करता है और अपने परिवार में से किसी को कुछ नहीं बताता, और बाबा भी उसके पहचान का ही होता है। और विजय उस बाबा से कहता है कि वह इस बारे में उसके परिवार या अन्य किसी को कुछ ना बताएं, और बाबा भी विजय की बात मान लेता है और वह गुप्त तरीके से एक पूजा करते हैं रूपा की आत्मा को बुलाने के लिए। फिर रूपा की आत्मा वहां आ जाती है और फिर बाबा रूपा की आत्मा से कहते हैं कि रूपा, देखो, तुम्हारे साथ जो भी हुआ वह गलत था, मगर तुमने बदला ले लिया है। आलोक की जान लेकर तुमने अपना बदला पूरा किया है। रवि की तो इसमें कुछ गलती भी नहीं थी, मगर तुमने फिर भी उसकी जान ले ली। अब तुम बाकी लोगों को छोड़ दो। मगर इस पर रूपा की आत्मा कहती है कि किसने कहा कि मेरा बदला पूरा हो गया है? मेरा बदला अभी तक पूरा नहीं हुआ है। फिर बाबा रूपा से कहते हैं कि आलोक की जान तुमने ही तो ली, अब तुम्हारा बदला पूरा हो चुका है, अब तुम चली जाओ और इन लोगों को बख्श दो। मगर रूपा की आत्मा कहती है कि मेरी मौत में सिर्फ आलोक का हाथ नहीं था, बल्कि विजय का भी हाथ था। उसी ने मेरे खाने में जहर मिलाया था और उसने ही मेरे पिताजी को गांव में पागल साबित कर दिया था। मुझे उससे भी बदला लेना है। फिर बाबा रूपा से कहते हैं कि मगर तुम उसका बदला उसके बच्चों से क्यों ले रही हो? रूपा इस पर कहती हैं कि मैं विजय की जान नहीं ले सकती, क्योंकि इसकी पत्नी सुमति एक पतिव्रता पत्नी है। उसकी वजह से मैं इसकी जान नहीं ले सकती, इसीलिए मैं बदला इसके बच्चों से लूंगी। उसकी यह बातें सुनकर विजय को बहुत गुस्सा आ जाता है और वह चुपके से अपनी बंदूक निकलता है और रूपा की आत्मा के ऊपर चलाने लगता है, और इससे रूपा की आत्मा वहां से गायब हो जाती है। और फिर पंडित जी विजय के ऊपर बहुत भड़कते हैं और उसे कहते हैं कि यह तुमने क्या किया? मैं उससे बात कर रहा था ना, तुमने उसके ऊपर बंदूक क्यों चलाई? अब रूपा की आत्मा को दोबारा नहीं बुलाया जा सकता। फिर विजय भड़कते हुए कहता है कि बाबा, इस आत्मा को खत्म कर दो आप, मैं इसके बदले मैं आपको मुंह मांगे पैसे दूंगा। मगर इस पर बाबा कहते हैं कि वह कोई ऐसी वैसी आत्मा नहीं है, वह इंसाफ मांग रही है। जब तक उसको इंसाफ नहीं मिलेगा तब तक वह तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाली, और इसमें अब मैं भी कुछ नहीं कर सकता। ऐसा कहकर बाबा पूजा बंद कर देते हैं और विजय अपने घर आ जाता है। और फिर विजय की पत्नी सुमति भी विजय पर बहुत भड़कती है और उसी को हरीश की इस हालत का जिम्मेदार ठहराती है, क्योंकि उसके लाख मना करने के बावजूद भी विजय ने हरीश की शादी करवाई थी। मगर विजय खुद के बेटे की यह हालत देखने के बावजूद भी किसी को नहीं बताता कि कैसे उसी ने रूपा को मारा था, और इसी वजह से यह सब हो रहा था। डॉक्टर ने कह दिया था कि हरीश को कोमा से बाहर निकलने में कितना भी समय लग सकता है, चाहे वह 1 हफ्ता हो या 1 साल, और शायद से पूरी जिंदगी भी लग सकता है। यह सुनकर विजय के घर में बुरा हाल था। खास करके हरीश की मां सुमति का तो रो रो कर बुरा हाल था। और ऐसे ही 1 हफ्ता बीत जाता है, मगर हरीश को होश नहीं आता। और फिर एक दिन विजय और सुमति घर पर बैठे होते हैं और दोनों ही बहुत परेशान होते हैं हरीश की हालत की वजह से। मगर अचानक से उनके घर की बैल बजती है, और जब नौकर घर का दरवाजा खोलते हैं तो वहां पर अर्जुन होता है किसी लड़की के साथ, और उन दोनों ने शादी के कपड़े और वरमाला डाली हुई थी। और फिर वह दोनों घर के अंदर आते हैं, और अर्जुन को ऐसे देखकर सुमति और विजय बहुत हैरान रह जाते हैं। और फिर अर्जुन से पूछते हैं कि यह लड़की कौन है, और फिर अर्जुन उनको बताता है कि माँ पापा अपनी बहू से मिलिए, इसका नाम आंचल है। अपने बेटे की यह बात सुनकर वह दोनों बहुत ज्यादा हैरान रह जाते हैं, और विजय गुस्से में अर्जुन से कहता है कि कैसी बातें कर रहा है तूने हमारी मर्जी के बिना शादी कैसे कर ली, और वह भी इस समय पर जब तुझे पता है कि इस घर में कोई भी शादी करता है तो उसका क्या हाल होता है। तूने अपने भाई की हालत नहीं देखी क्या? तुझे भी उसके जैसा ही होना है क्या? मगर इस पर अर्जुन अपने पिता से कहता है कि पापा, आप ऐसा कह रहे हो जो इन सब बातों में कभी भी नहीं मानता था।
देखिए, मैंने शादी कर ली है, यह आपकी बहू है, इसे स्वीकार कीजिए या ना कीजिए, अब यही आपकी बहू है। विजय को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, मगर फिर वह अपना गुस्सा शांत करता है और अर्जुन को थोड़ा सा साइड में ले जाकर उससे पूछता है कि ये बता कि यह लड़की कौन है, यह बड़े घर की तो है ना? फिर अर्जुन विजय कहता है कि पिताजी, आंचल बहुत ही अमीर घर से है और इसका सारा काम विदेश में सेटल है। मैं भी कुछ दिनों बाद विदेश ही चला जाऊंगा। वैसे भी मैं इस घर में नहीं रहना चाहता। इसके पिता ने कहा है कि वह मुझे 2 कंपनियां और उनके 4 बंगले दहेज में देंगे। घर में ऐसा माहौल था कि मुझे लगा कि शादी धूमधाम से तो नहीं हो पाएगी और आंचल के पिताजी कोर्ट मैरिज के लिए कह रहे थे, इसलिए मैंने सोचा कि कोर्ट मैरिज ही कर लेता हूं, फिर आप लोगों को बता दूंगा। और वैसे भी मुझे लग रहा था कि घर में ऐसा माहौल है तो आप शायद मेरी शादी आंचल से अभी नहीं होने देते, और आंचल के पिताजी चाहते थे कि मेरी और आंचल की शादी आज ही हो जाए, इसीलिए मैंने आप लोगों को बताए बिना शादी कर ली। मुझे माफ कर दीजिएगा। आंचल का फैमिली बैकग्राउंड के बारे में सुनकर विजय बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि अरे कोई बात नहीं बेटा, अच्छा ही हुआ जो तूने शादी कर ली, शादी तो एक दिन करनी ही होती है। और फिर विजय आंचल की तरफ मुड़ता है और उसे बड़े ही प्यार से कहता है कि अरे बेटा, चलो चलो अपने कमरे में चलो, थक गई होगी, आराम कर लो। ऐसा कहकर विजय अर्जुन और आंचल को ऊपर वाले कमरे में भेज देता है, मगर सुमिति अभी भी बहुत ज्यादा परेशान थी और फिर वह विजय से कहती हैं कि आपको पता है ना घर में क्या हो रहा है, फिर भी आपने इन दोनों को कुछ क्यों नहीं कहा? जैसा हरीश का हाल हुआ है, अगर इसका भी ऐसा ही हाल हो गया तो? फिर विजय सुमति से कहता है कि तुम फिक्र क्यों कर रही हो, हम आज रात ही उन दोनों को बाहर भेज देंगे। जब यह दोनों इस घर में रहेंगे ही नहीं तो इनके साथ कुछ बुरा हो ही नहीं पाएगा। और फिर सुमति पूछती हैं कि मगर भेजेंगे कहां पर उनको? विजय इसका जवाब देता है कि हम इन्हें जयपुर अपने मामा मामी के पास भेज देंगे, और जब इस घर में सब कुछ ठीक हो जाएगा तो हम उन्हें वापस यहां बुला लेंगे। मैं आज ही उनको वहां भेज दूंगा, तुम फिक्र मत करो। मगर इससे पहले कि सुमति और कुछ कह पाती, अर्जुन कमरे से भागते हुए और चिल्लाते हुए बाहर आता है और उसको ऐसे देखकर सुमति और विजय उसके पास भागते हुए जाते हैं। और फिर अर्जुन उनके सामने रोने लग जाता है और कहता है कि पापा माँ, आंचल के अंदर रूपा चाची की आत्मा आ गई है जो मुझे मारना चाहती है। इस पर सुमति बहुत हैरान रह जाती है और कहती है कि रूपा चाची, उनकी आत्मा क्या कह रहा है और वो तुझे क्यों मारना चाहती है? फिर अर्जुन कहता है कि वह कुछ अजीब सी बात कर रही थी और कह रही थी कि उनकी हत्या हुई है, पापा ने और आलोक चाचा ने मिलकर उनको मार दिया, ऐसा कुछ। और वो बोल रही थी कि जब तक पापा अपनी गलती नहीं मांगेंगे वो ऐसे ही घर के सभी आदमियों को मारती रहेगी, और उसने अब मुझे मारने की धमकी दी है, मगर वह तो मैं जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहां से भाग आया। फिर सुमति विजय से पूछता है कि अर्जुन क्या बोल रहा है और क्या यह ठीक बोल रहा है? जब रूपा की मौत हुई तब मुझे भी शक हो रहा था कि उसके साथ कुछ तो गलत हुआ है। अब आप बताओ कि क्या किया था आपने और आलोक ने उसके साथ, बताइए, क्योंकि अब मैं अर्जुन को नहीं खोना चाहती। फिर विजय थोड़ा हिचकिचाता है मगर सच आखिरकार बता ही देता है और कहता है कि हाँ, मैंने और आलोक ने ही मिलकर रूपा की जान ली है। यह सुनकर तो सुमति के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। और फिर विजय आगे बताता है कि जब हमें आलोक की कुंडली के उस दोष के बारे में पता चला तो हमने सोचा कि किसी गरीब घर की लड़की से उसकी शादी करा देते हैं, और जब वो मर जाएगी तब आलोक अपनी प्रेमिका चांदनी से ही शादी कर लेगा। इसलिए हमने रूपा से उसकी शादी करवाई, मगर जब उसे शादी के 1 हफ्ते बाद भी कुछ नहीं हुआ तो हमें लगा कि शायद अब रूपा को कुछ नहीं होगा, और चांदनी भी आलोक से गुस्सा हो रही थी। इसलिए हमने यह कदम उठाया और रूपा को खत्म करने का फैसला किया, और फिर उसको खाने में जहर देकर उसे मार दिया और ऐसा दिखाया कि उसकी मृत्यु सीढ़ियों से गिरने की वजह से हुई है। ये बात कर विजय रोने लग जाता है, और जैसे ही विजय अपना जुर्म कबूलता है बाहर से पुलिस आ जाती है।
और उनको देखकर विजय बहुत घबरा जाता है और कहता है कि पुलिस को किसने बुलाया यहाँ। फिर अर्जुन कहता है कि पापा, पुलिस को मैंने बुलाया है यहाँ क्योंकि मैंने आपको उस बाबा से बात करते सुन लिया था कि घर में जो मैंने आंचल से शादी नहीं की है, ये तो मेरी कॉलेज की दोस्त है और इसने ही मेरी मदद की थी ताकि आप सब कुछ सच बताओ। मुझे तो लग रहा था कि आपका इसमें सिर्फ हाथ है, मगर मुझे नहीं पता था कि आप किसी की जान भी ले सकते हो। आपकी यह सच्चाई सुनकर मुझे आपको अपना पिता कहने में भी शर्म आ रही है। इसके बाद सुमति भी विजय को एक जोरदार थप्पड़ मारती है और कहती हैं कि तुम्हारे जैसे राक्षस की मैं जिंदगी भर पूजा करती रही। तुम्हारे भाइयों की और तुम्हारे खुद के बेटे की जो हालत हुई है उसके तुम ही जिम्मेदार हो। तुम्हारी वजह से मुझे भी भुगतना पड़ा। हम तुम्हें जिंदगी भर माफ नहीं करेंगे। ऐसा कहकर सुमति इंस्पेक्टर को विजय को ले जाने को कहती है और कुछ दिनों बाद हरीश भी कोमा से बाहर आ जाता है और फिर रूपा की आत्मा उस घर में किसी को परेशान नहीं करती और उस घर से चली जाती है क्योंकि आखिरकार रूपा की आत्मा को अर्जुन इंसाफ दिला ही देता है। साथियों, रूपा ने बिना किसी गलती के ही अपना जीवन गंवा दिया। ये जानकर मुझे भी बड़ा दुख हुआ, लेकिन कहा जाता है ना कि रावण के घर पर भी विभीषण पैदा हो ही जाता है, तो यहाँ पर विजय के घर पर भी अर्जुन पैदा हो गया और अर्जुन ने वाकई में अपनी जिम्मेदारी निभाई और अपने पिता की करतूत को छुपाया नहीं बल्कि उनको दुनिया के सामने उजागर किया। और उसकी पत्नी सुमति, वह उसको एक देवता की तरह पूजा करती थी, लेकिन जब उसे उसकी सच्चाई पता चली तो उसको भी उससे बहुत ज्यादा नफरत हो गई। तो यही है कि जिन लोगों के लिए वह सब कुछ कर रहा था वही उसके लिए पराये बन गए और उन्होंने सही भी किया, क्योंकि जो इंसान किसी इंसान की मौत बिना किसी वजह के ले सकता है वह कोई इंसान नहीं बल्कि एक राक्षस है और विजय के अंदर भी यही राक्षस था। उम्मीद करता हूं ये स्टोरी आपको बहुत अच्छी लगी होगी।